हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो हमारी लाइफ का असली चार्जर है। सोचो, अगर रेस्पिरेशन बंद हो जाए तो बस हम सब लो बैटरी मोबाइल की तरह ऑफ हो जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेस्पिरेशन कभी छुट्टी नहीं लेता। 24 घंटे फुल एनर्जी सप्लाई करता है। हर सेल एक छोटा पावर स्टेशन है जो कहता है, नो एक्सक्यूज, मैं ग्लूकोज तोड़ूंगा और एनर्जी बनाता रहूंगा। और वही तो मोटिवेशन है दोस्तों। अगर सेल रुकते नहीं तो हम क्यों रुके, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन की ये शॉर्ट, सिंपल और धमाकेदार जर्नी। ओके, लाइफ प्रोसेसेस का आज थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल में देखेंगे, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं इन ह्यूमंस एज वेल एज इन प्लांट्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन के टाइप्स बताता हूँ। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी चीज को, पर्टिकुलरली जो हम खाते हैं, उसको तोड़ के एनर्जी बनाना। अभी हम लोग इससे पहले क्लासेस में देखे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? खाना ले रहे, उसको छोटे 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 टुकड़े कर रहे हैं, यानी डाइजेस्ट कर रहे। देन वी आर एब्जॉर्बिंग इट, एंड वी आर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम एक सेल के पास लेके जा रहे हैं, है ना? एक सेल तक पहुंचा रहे। तो वहां से क्या प्रोसेस होता है? एक सेल को पहुंचने के बाद क्या उसकी कार्रवाई, नेक्स्ट अगली कार्रवाई क्या होती है उसकी, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग स्टार्च का देखे थे। स्टार्च का छोटा यूनिट, कार्बोहाइड्रेट का छोटा यूनिट शुगर है ना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को नेक्स्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रेस्पिरेशन। एक और बार, रेस्पिरेशन मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ओके, एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस, रेस्पिरेशन ही अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा रेस्पिरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा, तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी चीज को तोड़ के एनर्जी बना रहे, एनर्जी इन द सेंस बेसिकली एटीपी बना रहे। ओके, और उसमें दो टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता। ओके, अंडरस्टूड? ओके, रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, एनर्जी बनी, उसके बाद जो है उसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते। कैसे निकालते, क्या निकालते, विल सी इन डिटेल। ओके, ये आप एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको याद रखो। यहाँ देखो, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट था, है ना, सब यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें हम लोग डाइजेशन में देखे। ग्लूकोज इट्स ए 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा? पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना। अब पायरोवेट क्या करता? दरवाजा नॉक करता, हेलो नॉक नॉक, इज ऑक्सीजन अवेलेबल? पूछता। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इट विल गो फॉर दिस। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ओके, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इट विल चेक, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इट विल गो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में जाके क्या करता? एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, एक वाटर बनाता और एनर्जी रिलीज कर रहा था। अंडरस्टूड? अगर सपोज इसको ऑक्सीजन नहीं है, आइए दरवाजा नॉक किया, बट वहां से आवाज आई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन अवेलेबल है बट ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम है, तो इट विल गो फॉर दिस। दिस इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी क्या हो रहा? ह्यूमंस के बॉडी के अंदर ही हो रहा, बट
ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा। यहाँ पे इसका क्या है, एक साइड इफेक्ट क्या है, इसका एक नुकसान क्या है, ये जो है लैक्टिक एसिड बन रहा। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होता, इससे मसल पेन होता। अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड बना तो मसल पेन होता। और जो एनर्जी जनरेट हो रही है यहाँ पे, वो कम रहती कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही वो कम रहती कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, आप लोग देखे होंगे, आप लोग ज्यादा वर्कआउट करें या फिर रनिंग करें, अचानक से एकदम जोश में आके आप लोग मैं आज ज्यादा भागूंगा भागूंगी बोल के भागे, तो आपके पैर दर्द स्टार्ट होते, पैर को खींचना स्टार्ट होते, दैट इज बिकॉज ऑफ योर लैक्टिक एसिड। ओके, ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में हो रही थी, ये वाला कार्बन ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, है ना। और ये जो पायरुवेट के बाद का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा। ओके, और ये जो ये लैक्टिक एसिड बन रहा आपका एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ये आपका स्केलेटल मसल में बनता है। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल, रिमेम्बर, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलेटल मसल में बनता है, एक मार्क्स में आप लोग को पूछ सकता। ओके, अब एक होता है जिसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहलिक, ये है ना, अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप लोग सुने होंगे फर्मेंटेशन बहुत सारे केसेस में। दिस इज ऑल्सो फर्मेंटेशन बट दिस इज नॉट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बट दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा, यहाँ पे इथेनॉल बन रहा, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एनर्जी बन रही। ये कहाँ पे हो रहा, ईस्ट के अंदर हो रहा, ईस्ट में। एक और बार, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी बनती वो बहुत ज्यादा रहती। ओके, और अगर सपोज ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम है, तो योर पायरोवेट विल गो अंडर एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एज वेल एज एनर्जी। ओके, रेस्पिरेशन बोले तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी बना रहे, दैट्स इट। ओके, रेस्पिरेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर आप लोग एनर्जी बनाने को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में दो टाइप्स, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा। ओके, ऑक्सीजन के एब्सेंस होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो टोटली ऑक्सीजन एब्सेंट है, मतलब ऑक्सीजन में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और एक हम लोग देखें अगर ऑक्सीजन कम है, तो दैट टाइम आवर बॉडी विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। इसीलिए क्या है, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा तो एनर्जी बनाने के लिए आवर बॉडी विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ओके, ये हमेशा नहीं होता, जब आप इंटेंस वर्कआउट वगैरह करते तो दैट टाइम आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती, तो दैट टाइम और बॉडी विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हम लोग देखे। ओके, नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में फर्स्ट स्टेप कॉमन था, ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ओके, है ना। एरोबिक और एनारोबिक में दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप जो है, ग्लूकोज, a 6 carbon molecule is converting into 3 carbon molecule, that is your pyruvate। दोनों में सेम था। यहां से पायरुवेट से अलग अलग रास्ता चेंज हो रहा था। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इट विल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल इज अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो आवर मसल्स, skeletal muscle are shifting to anaerobic respiration and producing lactic acid as well as energy। और ईस्ट के अंदर तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, वहां पे तो ऑप्शन नहीं है, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स देयर। ओके, ओके, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली, राइट। मैं आपको ये पॉइंट बोला है ना। द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉजेस क्रैम्प्स, क्रैम्प मतलब पेन। ओके, the energy produced during the cellular respiration is used to form ATP from ADP and inorganic phosphate। Okay, this point is important। See,
जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बन रही, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एटीपी कैसा बन रही है? एटीपी जो बन रही, वो आपका एडीपी प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिला के आपका एटीपी बन रहा है। अंडरस्टूड? ये दोनों मिला के एटीपी बन रहा है। हाँ, ओके। विच इज एनर्जी करेंसी फॉर ऑल द सेल्स एंड हेल्प्स इन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, जैसे आपका चलना फिरना है, खाना, जो भी आपका एक्टिविटीज करते हैं आप लोग, इवन आप सो रहे तो भी कुछ एक्टिविटी होते रहता है बॉडी के अंदर, दैट एवरीथिंग इज मैनेज विद द respiration. Okay. Whenever cell needs energy, it broke ATP, okay, which releases fixed amount of energy and that will fulfill the need of the cell such as synthesis, transport, etc. मतलब कैसे, अभी आप लोग मार्केट को गए, आपको कुछ चाहिए, मतलब दुकान से कुछ चाहिए, तो यू नीड टू पे, राइट? आप बिना पे करे कुछ नहीं ला सकते। सिमिलरली अगर हमारे बॉडी के अंदर आपको कुछ भी काम कराना है, तो यू शुड गिव एटीपी। एटीपी मतलब बॉडी के अंदर चलने वाला करेंसी, मतलब पैसे। पैसे वही एटीपी के फॉर्म में ही पैसे चलते हैं। आप किसी कुछ भी सेल से कुछ भी काम कराना है आपको, यू नीड टू गिव एटीपी, देन ओनली योर सेल विल वर्क। और तभी उस आपकी बात सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता, ए पैसे ला, नहीं तो नहीं सुनता, बोलता स्ट्रेट। ओके, when a cell need energy, ATP is broken down. Okay, ATP जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती, एटीपी को ब्रोक करते हैं, दैट रिलीजेस 30.5 किलो जूल पर मोल्स ऑफ एनर्जी। ओके, एक एटीपी को ब्रेक करे तो आप लोग 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती। ओके, द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड इन द एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। जो आप एटीपी का, हम लोग एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? बीच का जो आपका फॉस्फेट बॉन्ड है, अगर उसको तोड़े तो आप लोग को एनर्जी मिलती है। अंडरस्टूड? ATP can be used in the cells for contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nerve impulse and many other activities. जो भी आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए आपको एटीपी चाहिए। इन्हों यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे आप प्रोटीन सिंथेसिस है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस है, और या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए आपको एटीपी की जरूरत है, तभी आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं कर सकते आप। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम लोग, बहुत सारे लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन बोले तो एक प्रोसेस है, एक तोड़ने का प्रोसेस है। ओके, ब्रीथिंग बोले तो सांस लेना और छोड़ना, दैट्स योर ब्रीथिंग। ओके, है ना? 1 मिनट में आप कितने बार इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट्स योर ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग हम लोग यूजुअली 12 to 19 टाइम्स पर मिनट करते हैं। 12 to 19 टाइम्स पर मिनट, मतलब 19 बार इनहेल कर रहे, 19 बार एक्सहेल कर रहे, 1 मिनट के अंदर, है ना? ओके, अब हम क्लियरली देखेंगे कि हमारे ब्रीथिंग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, और उनका क्या क्या फंक्शन है। ओके, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स, ये है आपका नॉस्ट्रिल। यहाँ से एयर अंदर गई, कहाँ गई? नेजल पैसेज में गई। ये आपका नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से अंदर गई नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के अंदर आपके छोटे छोटे टाइनी हेयर्स रहते, टाइनी हेयर्स, म्यूकस, म्यूकस, टाइनी हेयर्स और म्यूकस रहते। टाइनी हेयर्स क्या करते हैं? आपके डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं। दिस इज सी द इम्पोर्टेंस। ओके, डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर रहे, और अगर आप गर्म हवा ले रहे या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हवा ले रहे, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ह्यूमिडिफाई करते। दैट्स द फंक्शन ऑफ योर नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपके एयर के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे, उसको ट्रैप कर रहे, और उसको आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मॉडिफाई करके, ओके, वो उसको सेम आप आपका माउथ से आपका फूड लिए। ओके, बोथ आर कमिंग टुगेदर। देखो, यहाँ से ये आया, यहाँ से आया, दोनों कहाँ पे मिलते? यहाँ पे। ओके,
pharynx में मिल रहे हैं। Pharynx is also called as common passage for food and air. Pharynx is also called as common passage for food and air. Okay, remember यहाँ पे आपका एयर भी आ रही और यहाँ पे आपका खाना भी आ रहा, जो आप खा रहे दोनों साइमल्टेनियसली फेरिंग्स में आ रहे। यहाँ से आपका अलग अलग डिवीजन हो रहा है ना। आपका ईसोफेगस हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। ईसोफेगस में आपका फूड जा रहा और आपका लैरिंग्स के अंदर आपका एयर आ रही। ओके, अंडरस्टूड। फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहां से आपका एयर सेपरेट होके लैरिंग्स के अंदर रहा, लैरिंग्स में। ये आप देख रहे हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स देख रहे हैं आप लोग, है ना। दिस इज योर वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स यहीं से आप लोग अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। और मेल और फीमेल का वॉइस चेंज होने की वजह भी यही है, लैरिंग्स। लैरिंग्स एंड्रोजन का इफेक्ट लैरिंग्स के ऊपर ज्यादा होता है, तो मेल्स की आवाज थोड़ा हार्ड होती है ना, फीमेल्स की आवाज थोड़ा सॉफ्ट रहती है ना। That just because of your larynx. Larynx is also called as your sound box. First nostril से एयर आपका एयर नेजल पैसेज में आई, नेजल पैसेज से pharynx में आई, pharynx से larynx में आई। अभी देखो larynx से, I will take a new picture। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उतना क्लियर नहीं है पिक्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप देखे, यहाँ तक larynx तक आई थी एयर, है ना। larynx से आप लोग एक अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। दिस इज कॉल्ड योर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के ऊपर ऐसे आप लाइनिंग देख रहे, देखो ऐसे, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका काम क्या है? ये ऊपर नहीं थे, अभी क्यों आए सर, है ना। ये इनका काम क्या है? ये कोलैप्सिंग नहीं होता, एक दूसरे से ऐसे चिपकता नहीं, इसके वजह से एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देता है। ऐसे ऐसे है बोले तो, अभी ट्यूब आपका ऐसे है बोले तो, सपोज ये ट्यूब है बोले तो, इसको ऐसे ही इतना ही डायमीटर में मेंटेन करते। बिकॉज ऑफ दैट ये कार्ड सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, इसकी वजह से कोलैप्सिंग नहीं होता। ओके, अंडरस्टूड। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है देखो इसका। ओके, यहां से क्या होता, ये आपका ट्रैकिया था, जिसको हम लोग ये लैरिंग्स के बाद आपका एयर जो है ट्रैकिया के अंदर आई। ट्रैकिया से यहाँ पे दो अलग इसमें डिवाइड हुई, है ना, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोले, ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अंडरस्टूड। फर्स्ट आपका एयर मैं लिखता हूँ, ये एक एक आप जस्ट आप मुंह से सुन लो। नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स में आई, लैरिंग्स से एयर ट्रैकिया के अंदर आई, ट्रैकिया अगेन डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है, ये जो आप छोटे 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 यहाँ पे ब्रांचेस देख रहे हैं, देखो ये वाले इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ओके, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनाए। और ब्रोंकियोल्स के बाद आप लोग एक छोटा सा ऐसे गुच्छेदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जिसका मैग्नीफाइंग व्यू यहाँ पे है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप ग्रेप्स रहते हैं ना, ग्रेप का गुच्छा रहता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर जिसको हम लोग अल्वियोलाई बोलते हैं। अंडरस्टूड। ओके, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड एंड आई विल राइट द होल स्टोरी। एयर का कहाँ कहाँ एयर गई। ओके, फर्स्ट एयर आपका नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फारिंग्स, फारिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से अगेन डिवाइड होके ब्रोंकियोल,
देन उसके बाद लास्ट अल्वियो। अंडरस्टूड। ऐसे जो है ना आपका ऑक्सीजन एंट्री होगा। एग्जाम में पूछता, ये आपका पूछता ऑक्सीजन ऐसे एंट्री हो रहा इस प्रोसेस में, है ना, ऐसे। एंड सेम आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा, उसका ही सेम उल्टा, है ना, उल्टा, इसका उल्टा, सॉरी। ओके, यहाँ पे आके यहाँ से इट इज गोइंग आउट। अंडरस्टूड। ओके, अभी हम लोग ब्रीथिंग का प्रोसेस देखेंगे। बिफोर दैट एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं बोलना भूल गया था। लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, अभी थोरैसिक कैविटी किसको बोलते हैं? अभी ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग। अगर मैं इसमें से, यहाँ से लंग्स को निकाल दिया, ये जो रिब्स आपको दिख रहे, रिब्स है ना, रिब्स, यहां से मैं अगर लंग्स को निकाल दिया, जो खाली स्पेस स्पेस बचता, दैट इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी। ओके, लंग्स आर लोकेटेड इन द thoracic कैविटी अबो डायफ्राम। यहाँ पे आपका डायफ्राम है, और इसका शेप भी देखो, डोम शेप्ड दिख रहा, डोम शेप्ड, है ना, ऐसे दिख रहा, डोम शेप्ड। रिमेंबर, डायफ्राम इज योर नॉर्मली डोम शेप्ड है। ओके, लंग्स कंटेन मिलियन ऑफ अल्वियोलाई, है ना, ये पे देखो कितने सारे मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई रहते हैं, एंड दैट इज रफ रिचली सप्लाइड विद द योर ब्लड वेसल्स। ये देखो आपका, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है ना। नॉस्ट्रिल से एयर अल्वियोलाई को ट्रैवल करी, अल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज, मतलब वहां से आपका ऑक्सीजन जो है ब्लड में गया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन अल्वियोलाई में आया, अल्वियोलाई से अगेन वापस ऊपर आके नॉस्ट्रिल से बाहर। अंडरस्टूड। ओके, अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसा है, ब्रीथिंग कैसे करते हैं हम लोग, क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग थोड़ा पहले बेसिक थोड़े चीजों के बारे में जानेंगे। ये जो है आपका रिब्स है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये रिब्स है। रिब्स के बीच में जो है आपका इंटरकोस्टल मसल रहती है, इंटरकोस्टल मसल। रिब के बीच में जो मसल रहती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। ओके, ये आपका डायाफ्राम है, दैट इज नॉर्मली डायाफ्राम डोम शेप्ड। और डायाफ्राम के नीचे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, स्टमक है आपका, लिवर है, ओके, पैनक्रियास है, ये सब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डायाफ्राम के नीचे स्टार्ट होता है। नॉर्मल पोजीशन ऑफ द योर डायफ्राम इज डोम शेप्ड। आपका इंटरकोस्टल मसल किसको बोलते हैं? ऐसा मसल जो आपके रिब्स के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। ओके, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिब्स ऊपर जाएंगे, करेक्ट। आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिब्स ऊपर जाएंगे, रिलैक्स हुआ तो नीचे आएंगे, इतना आप रिमेंबर करो। और एक एक टर्म होता है डिफ्यूजन। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप ये तीन टर्म याद रखोगे तो आपको ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म बहुत इजी होगा, बहुत इजी, मतलब आपके दाहिने हाथ का खेल। डिफ्यूजन बोले तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप याद रखो, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बात और एक बात, अगर प्रेशर ज्यादा चाहिए बोले तो हम लोग को एरिया कम करना, एरिया कम करे तो प्रेशर ज्यादा होता, अगर एरिया ज्यादा होता प्रेशर कम होता। ओके, अपोजिट। एक यहां लिखूं मैं, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। ओके, प्रेशर ज्यादा, एरिया कम। अंडरस्टूड। दोनों भी अपोजिट हैं, एक बड़ा तो एक कम होना। ओके, इतना याद रखो, हम लोग ब्रीथिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब आप लोग ये सब भूल जाओ, सिर्फ बेसिक याद रखो, भूल जाओ बोले सब भूल जाएंगे आप लोग। ओके, अभी देखो, आप मेरे साथ आप एक बार इनहेल करना,
एक मिनट बस, मेरे साथ आप इनहेल करना। आई एम इनहेलिंग, डीप इनहेल किया मैं, ओके। देर इज सम, आई एम फीलिंग सम प्रेशर ऑन माई स्टमक, स्टमक के ऊपर मैं थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ, वही, ओके। जैसे ही मैं इनहेल करा, जैसे ही मैं इनहेल करा, व्हाट आई एम डूइंग, ये आपका डायफ्राम ऐसे था, है ना। जैसे ही इनहेल करा मैं, इट विल बिकम फ्लैट। सबसे पहले, सबसे पहले आपका डायफ्राम क्या हुआ, डोम शेप्ड था। इनहेल करने के बाद फ्लैट हुआ, ओके। ये क्या हो रहा है ना, डायफ्राम क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, करेक्ट, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, ये देखो अभी ऐसे डोम शेप्ड था, अभी कैसे, यहाँ पे इनहेलेशन, यहाँ पे डोम शेप्ड था, यहाँ से इतना, देखो इतना जगह बना, इतना जगह ज्यादा हुआ, राइट। एरिया क्या हुआ, एरिया क्या हुआ, एरिया बढ़ा, करेक्ट। जैसे ये डोम से फ्लैट हुआ, एरिया बढ़ा, करेक्ट। एरिया बढ़ने की वजह से आप लोग, आपका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। हाँ, इतना याद रखो, एरिया बढ़ा। नेक्स्ट एक और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड क्या होगा आपका, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो आपके रिब्स के बीच पे जो मसल है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। अगर इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या होता, रिब्स जो है आपके, रिब्स ऊपर जाएंगे, रिब्स ऊपर जाएंगे, ओके। आप इनहेल करके देखो, आई एम टेकिंग माई रिब्स अपवर्ड, ऊपर जाएंगे, और एंड आउटवर्ड जाएंगे, है ना। एक तो रिब्स ऊपर जाएंगे और बाहर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन क्या हो रहा, एरिया बढ़ रहा, सी हियर। आपके रिब्स, आपके रिब्स जो है ऊपर जा रहे, और एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। आपके रिब्स जो है ऊपर जा रहे एंड बाहर की तरफ जा रहे, जिसकी वजह से अगेन एरिया बढ़ा, फिर से एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा, और प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। इससे क्या हो रहा, हम लोग देखे थे डिफ्यूजन में, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी अंदर का एरिया बढ़ा तो प्रेशर गिरा, एज ए रिजल्ट आपका बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगी। अंडरस्टूड, लेट मी रिवाइज इट वन मोर टाइम, क्विकली आई विल रिवाइज। फर्स्ट क्या हो रहा है इनहेलेशन में, जैसे ही मैं इनहेल कर रहा हूं, जैसे ही मैं इनहेल कर रहा हूं, एक मिनट। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा, आपका डायफ्राम फ्लैट, सॉरी, डोम शेप्ड था, डोम शेप्ड से फ्लैट हुआ। सेकंड क्या हो रहा, आपका इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, आई एम राइटिंग शॉर्ट। इंटरकोस्टल मसल क्या है, अगेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, जिसके वजह से आपके रिब्स जो है ऊपर जा रहे और बाहर की तरफ जा रहे, और क्या कर रहे, एरिया, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ये इसके वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ, एरिया बढ़ा था, यहाँ पे भी एरिया बढ़ा, यहाँ पे भी एरिया बढ़ा, और दोनों के केस में प्रेशर कम हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ, एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा हुआ, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेशर कम हुआ, एज ए रिजल्ट एयर बाहर से अंदर की तरफ गई। अंडरस्टूड, दिस इज योर इनहेलेशन। अंडरस्टूड। पहले क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डोम शेप से फ्लैट हुआ, फ्लैट होके इतना जो है, इतना स्पेस, सी, इतना जो है, इतना स्पेस यहां से, इतना स्पेस जो है, इतना एरिया बढ़ाया, इतना एरिया बढ़ाने की वजह से आपका एरिया पहले से ज्यादा हुआ, इतना एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम हुआ। नेक्स्ट आपका इंटरकोस्टल मसल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका रिब्स ऊपर गए, सी, रिब्स ऊपर गए और बाहर की तरफ गए, एज ए रिजल्ट अगेन एरिया बढ़ा और प्रेशर फिर से ड्रॉप हुआ, तो एयर बाहर से फिर से अंदर की तरफ आई। अंडरस्टूड। अभी हम लोग एक्सलेशन देखेंगे। एक्सलेशन में यहां पे क्या हुआ, एक्सलेशन के अंदर आपका डायफ्राम फ्लैट था, है ना, फ्लैट था। इनहेलेशन करें आप लोग,
फ्लैट डायफ्राम है। अभी क्या हुआ, इट विल गेट रिलैक्स्ड, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, रिलैक्स हुआ, अगेन इट बिकम डोम शेप्ड, एज अ रिजल्ट एरिया क्या हुआ, कम, है ना। एरिया कम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, करेक्ट। अभी ऑलरेडी आपका इनहेल करे आप एयर, आप ऑलरेडी इनहेल करें, इनहेल करने के बाद आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम फर्स्ट, डायफ्राम डायफ्राम आपका फ्लैट है, ओके। जैसे ही आप उसको रिलैक्स करें, इट बिकम अगेन डोम शेप, डोम शेप करते ही आपका सी हियर, ये यहां से ऐसे फ्लैट था, ऐसे ऊपर गए, इतना एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, ओके। सेकंड आपका इंटरकोस्टल मसल, अगेन इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या हुआ, अगेन रिलैक्सेस, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हुआ, तो ये क्या कर रहा, रिब्स को जो है नीचे लेके आ रहा और अंदर लेके आ रहा, ओके। रिब्स क्या हो रहा, रिब्स नीचे और अंदर की तरफ आ रहा, अंडरस्टूड। आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था इनहेलेशन में, उसको अब लोग रिलैक्स करें, रिलैक्स करने की वजह से अगेन वो डोम शेप्ड हुआ, जिसकी वजह से एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा, इंटरकोस्टल मसल क्या हो रहा, अगेन इंटरकोस्टल मसल इज रिलैक्सिंग, अगेन इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होने की वजह से आपका रिब्स जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ रहे, मतलब नीचे की तरफ आ रहे और अंदर आ रहे, जिसकी वजह से अगेन एरिया कम हुआ, एरिया अभी कम हुआ तो प्रेशर जो है ज्यादा हुआ, दोनों केसेस में प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हुआ। प्रेशर अभी, जो प्रेशर अंदर है, अंदर जो लंग्स के अंदर प्रेशर है, दैट प्रेशर इज हायर देन योर एनवायरमेंटल प्रेशर, बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, लंग्स से प्रेशर, लंग्स से हवा बाहर जाएगी, ओके, नोज के थ्रू बाहर जाएगी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके। ये निमोनिक है, आई विल पेस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन। इनहेलेशन में बिग चेस्ट, लो प्रेशर, एयर इन, ये याद रखो आप लोग। इनहेलेशन में क्या हो रहा, बिग चेस्ट, चेस्ट बिग हो रही, अच्छा, रिप्स हम लोग बाहर और ऊपर की तरफ जा रहे थे, लो प्रेशर और एयर अंदर, ओके। एक्सहेलेशन में स्मॉल चेस्ट, हाई प्रेशर, एयर आउट, ओके, ओके। अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। हम लोग मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है, अल्वियोलाई बोल के पढ़े थे पीछे पीछे स्लाइड्स में, है ना। मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज योर अल्वियोलाई, है ना, अल्वियोलाई इज मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ओके। दैट एक्सचेंज इज ऑकर बाय अ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर गैस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम योर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ओके। हम लोग देखेंगे कैसे होता है, ओके। कैपिलरीज ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट, कैपिलरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे, है ना, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और जो है आपका अल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब रिच ऑक्सीजन है, जो ब्लड कैपिलरीज लेके आ रहे, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट इज रिच इन योर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कैपिलरीज कंटेन ऑक्सीजन, रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। जो आप एयर इनहेल कर रहे, वो ऑक्सीजन है ना, उसमें रिच रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो एक मिनट, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड समवेयर हियर, ओके, यहाँ पे ये आपका अल्वियोलाई है, और ये आपका कैपिलरी, ओके। अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कैपिलरीज के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये दोनों के बीच में जो है, जो गैप दिख रहा है आपको, ये बहुत कम गैप है, ओनली वन सेल गैप, जस्ट एक सेल का गैप है, बहुत। और इसका जो है, जो बाहर की लेयर है, वेरी थिन,
और इसका भी सेम, वेरी थिन। तो अब हम लोग देखे डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहां भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होने को हम लोग डिफ्यूजन बोले। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, अल्वेओलाई के अंदर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है। अंडरस्टूड। और कैपिलरीज के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाता है। क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है, तू ऑक्सीजन दे, मैं कार्बन डाइऑक्साइड देता हूँ, देन अगेन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड योर विल मूव टू योर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से योर फैरिंग्स, फैरिंग से नेजल पैसेज, देन नॉस्ट्रल्स बाहर। अंडरस्टूड। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, even after forceful exhalation, some amount of air is still present in your lungs that is called as residual volume, which prevents lungs from collapsing. अभी आप कितना भी सपोज मैं फोर्सफुली जितना मेरे लंग्स के अंदर एयर मैं निकाल सकता हूं उतना निकाल रहा हूं फोर्सफुली, फिर भी थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहती, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यूम। जितना मेरी ताकत है उतनी ताकत से मैं लंग्स से एयर को बाहर निकाल रहा हूं, फिर भी उतना निकालने के बाद भी थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहती है, दैट इज कॉल्ड एज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब बचा कुछ, बचा हुआ है ना, बोलते ना रेसिड्यू, थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर still present in the lungs, that is called as your residual volume, which prevents lungs from collapsing. अगर ये नहीं रहा तो लंग्स कोलैप्स होते। अंडरस्टूड। एक्सचेंज कैसे हो रहा, विद हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम लोग क्या देखे, ऐसा डिफ्यूजन जहां पे मॉलिक्यूल्स, गैस और एनी एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और जो है आपका कैपिलरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, दैट इज रिच इन योर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अल्वियोलाइज एयर लेके आ रहे हैं दैट इज रिच इन योर ऑक्सीजन। एज देयर इज द एयर विल मूव फ्रॉम योर अल्वियोलाइड से कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के जाएंगे। अंडरस्टूड। सिंपल, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इन लार्ज एनिमल डिफ्यूजन अलोन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन डिमांड। सिर्फ डिफ्यूजन से ही हम लोग पूरा हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते, है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, इतना हम लोग नहीं सप्लाई कर सकते सिर्फ डिफ्यूजन की मदद से। देयर शुड बी सम रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमंस टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द सेल्स। एक ऐसा कोई एक पिगमेंट चाहिए जो हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को पूरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए कुछ तो एक पिगमेंट चाहिए सेल्स को पहुंचाने के लिए, है ना, दैट इज डन बाय योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वही है जो आपको रेड कलर दिखता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर रेड कलर पिगमेंट इज योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। एक हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, रिमेंबर, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, विच हैज वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखो व्हाट इट मींस, जस्ट HB का प्लस ऑक्सीजन मिला तो इट विल फॉर्म HBO, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन हैज वेरी हाई अफिनिटी टुवर्ड्स योर हीमोग्लोबिन। ओके, सेम हीमोग्लोबिन जो है, अब मैं ऑप्शन देता हूं, हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है,
तो सब फर्स्ट प्रेफरेंस हीमोग्लोबिन किसको देता बोले तो फर्स्ट इसको देता, सेकंड इसको देता, थर्ड इसको देता। अंडरस्टूड? दिस इज अ प्रायोरिटी। इसका बेस्ट फ्रेंड इन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड उसके बाद अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो ऑक्सीजन को जाता, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इट विल गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजुअली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, अबाउट 70% जो है इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है बाइकार्बोनेट में। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन कितना ट्रांसफर होता? अबाउट 98 टू 99%, 98%, 98 से 99% तक ट्रांसफर होता है। ओके। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, दिस कंप्लीट्स योर रेस्पिरेशन, विल रिवाइज इट पूरा एक बार रिवाइज करके टॉपिक एंड करेंगे। उससे पहले जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट देखेंगे। रेस्पिरेशन हम लोग पीछे टॉपिक में हम लोग फोटोसिंथेसिस देखे थे, जस्ट फोटोसिंथेसिस देखे थे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना रहे थे। ओके। एंड दे आर रिलीजिंग, सॉरी, दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ऐसे हो रहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके दे आर प्रिपेयरिंग शुगर्स, राइट? उनका खाना बना रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, वो भी हमारे जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करते। एरोबिक, हम कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वैसे वो भी। है ना, हम लोग कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, सेम दे आर आल्सो डूइंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दे आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन। सेम है ना, सरप्राइजिंग है ना? दे आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज ऑक्सीजन। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है रेस्पिरेशन में? जैसे ही रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, दे यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता ही नहीं, आने से पहले ही इट विल बी लाइक दिस। ओके। दिन के अंदर, सी सी दिस इमेज, इट्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। दिन के अंदर जो है, डे के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा और रेस्पिरेशन हो रहा। फोटोसिंथेसिस दिन में ही हो रहा ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा और रेस्पिरेशन हो रहा, दो प्रोसेस हो रहे प्लांट्स में, है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा, CO2 जो रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज हुआ था, दैट इज रीयूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। सो तो बाहर CO2 आ रहा नहीं, ओनली ऑक्सीजन इज रिलीजिंग। और नाइट में क्या होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता ऑब्वियसली, तो वहां पे रेस्पिरेशन होता सिर्फ। रेस्पिरेशन को रेस्ट नहीं, 24/7 रेस्पिरेशन होना ही है, मतलब इट्स अ ब्रेकडाउन प्रोसेस, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाना है इसको। तो रेस्पिरेशन, रात में रेस्पिरेशन हो रहा तो CO2 रिलीज हो रहा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो CO2 यूज भी नहीं हो रहा, सो CO2 इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो आपके घर में बड़े या फिर आपके दादा दादी आपको बोलते होंगे झाड़ के नीचे नहीं सोना रात में बोलते, दैट्स द रीजन, बिकॉज द प्लांट्स आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ओके। गैसेस एक्सचेंज व्यूज स्टोमाटा एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑकर बाय डिफ्यूजन, जैसे हमारे अंदर अल्वियोलाई से हो रहा था लंग्स के अंदर, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है स्टोमाटा और इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है बाय अ सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अंडरस्टूड? ओके, लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। हम लोग क्या देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखे। फर्स्ट वन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन देखे, और सेकेंड वन इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन बोले तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को जो है तोड़कर हम लोग एनर्जी बना रहे थे। अगर वही वही प्रोसेस, वही तोड़ने का प्रोसेस रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोले, और अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा तो हम उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोले। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे मसल्स के अंदर होता व्हेन देयर इज ए लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट टाइम लैक्टिक एसिड बन रहा था और एनर्जी बन रहा था।
और सेम हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा था ईस्ट के अंदर, दैट इज यहाँ पे इथेनॉल बन रहा था, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल बन रहा था और एनर्जी रिलीज हो रहा था। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को पायरोट में कन्वर्ट कर रहे थे। ये जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा था। जो बाकी का जो है यहाँ से पायरोवेट से एनर्जी कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देखें, उसके बाद जो है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो देखे। और लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट होता है हमारे मसल्स के अंदर, वो मसल क्रैम्प कॉज करता है, वो भी देखे हम लोग। और कुछ भी काम करने के लिए हमारे हमारे बॉडी के अंदर वी नीड एटीपी एज ए करेंसी। हम लोग कोई भी सेल से कुछ भी काम कराना है तो उसको हम लोग एटीपी देना, एटीपी ब्रेक करके हम लोग उसको काम करा सकते हैं। एक एटीपी ब्रेक करे तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बल्कि ये भी देखे हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे, जहां पे एयर जो है नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में गई, नेजल पैसेज से आपका फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से जो है लैरिंग्स में आई, लैरिंग्स से अगेन इट एंटर्ड इनटू योर ट्रैकिया, ट्रैकिया से वहां पे दो डिवीजन हुए, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई का छोटे छोटे डिविजन होके ब्रोंकियोल्स बने, ब्रोंकियोल्स से जो है एयर जो है अल्वियोलाई को गई, जहां पे आपका एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हुआ था। ओके, ये याद रखना। ओके, आपका लंग्स जो है थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है बोल के देखे थे। थोरैसिक कैविटी मतलब ऐसा कैविटी जो रिब केज के अंदर से अगर मैं लंग्स निकालूं तो जो खाली जगह बचती, दैट इज कॉल्ड एज योर थोरैसिक कैविटी। ओके, अबो द डायफ्राम, डायफ्राम हम लोग देखे बिलो द डायफ्राम जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, अबो द डायफ्राम आपके लंग्स रहते। लंग्स कंटेन मिलियन ऑफ अल्वियोलाइज, जहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होती। और एल्वियोलाई के अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम रहती है, और आपके कैपिलरीज के अंदर भी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, जहां पे गैसियस एक्सचेंज इजीली होता। ओके, नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखे हम लोग। फर्स्ट आपका इनहेलेशन देखे, इनहेलेशन के अंदर आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपका एरिया ज्यादा हुआ था। और नेक्स्ट आपका इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ गए थे, जिसकी वजह से भी एरिया ज्यादा हुआ था। दोनों एरिया ज्यादा करके प्रेशर को कम करे थे, जिसकी वजह से एयर जो है बाहर से अंदर आई थी। ओके, और हम लोग नेक्स्ट एक्सेलेशन देखे, एक्सेलेशन के अंदर डायफ्राम फ्लैट था, उसको हम लोग रिलैक्स करे, अगेन इट बिकेम डोम शेप्ड, जिसकी वजह से एरिया कम हुआ। नेक्स्ट अगेन आपका इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हुआ, जिसकी वजह से जो रिब्स आपके ऊपर और बाहर की तरफ थे उसको नॉर्मल करके अंदर और नीचे की तरफ लेके आए। दिस अगेन डिक्रीजिंग द एरिया, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो है अंदर से बाहर की तरफ गई। ओके, दिस वी स्टडीड। नेक्स्ट वी स्टडीड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है विद हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें हमारे कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैपिलरीज में ज्यादा रहने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर मूव हो रहा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, तो अल्वियोलाई से ऑक्सीजन कैपिलरीज में आ रहा। दिस इज हाउ द गैसेस एक्सचेंज आर टेकिंग प्लेस इन बिटवीन अल्वियोलाई एंड द कैपिलरीज। नेक्स्ट हम लोग लार्ज एनिमल में सिर्फ डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखिए, दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज योर hemoglobin. Hemoglobin contain 4 molecules of oxygen, and it has high affinity towards your oxygen, and hence 98% of oxygen is transferred in the form of oxyhemoglobin, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हम लोग देखे इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, अबाउट 70%। ओके, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखे हम लोग। दिन के अंदर प्लांट्स में दो प्रोसेस हो रहे थे, एक आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा था, जो रेस्पिरेशन में रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिल रहा या फिर नहीं मिल रहा। सेम सेम प्लांट रात में फोटोसिंथेसिस नहीं बनाने की वजह से सिर्फ जो है रेस्पिरेशन कर रहा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज कर रहा। Okay, this we studied. Hope you understood this topic. Okay, if you like it, please like, share, and subscribe. Thank you.